जय हिंद। आज के वीडियो में जानने वाले हैं यूनिफॉर्म चार्ज इन्फिनाइट प्लेन शीट के कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे कैलकुलेट करें। तो विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेट सिग्मा भी यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी जो कि इस शीट पे हमने प्लेस्ड किया हुआ है। ये प्लेन शीट बेसिकली ओरिएंटेड है वाई जेड एक्सिस पे। हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स एक्सिस माना, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली हमने एज्यूम किया। अब इसे कैलकुलेट करने के लिए हम गॉस लॉ का हेल्प लेने वाले हैं। बेसिकली गॉस लॉ में जो हम कैलकुलेट करने वाले हैं, एट फर्स्ट हमें गॉसियन सरफेस को कंसीडर करना होगा। तो वी टेक गॉसियन सरफेस टू बी रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप। जैसा कि आप जानते हैं इस प्लेन शीट के कारण टू टाइप का गॉसियन सरफेस, एट फर्स्ट तो हम सिलेंड्रिकल भी कंसीडर कर सकते हैं और सेकेंड एक स्टैंडर्ड जो है रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप टाइप का, तो हम इसी पे लेके कैलकुलेशन करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो है रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप टाइप का गॉसियन सरफेस बनाया है और ये प्लेन शीट इन्फिनाइट है। तो कुछ इस तरीके से आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा। इसे और अच्छे तरीके से समझने के लिए हम एज्यूम कर रहे हैं ये जो मार्कर है ये एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, वाई एक्सिस के डायरेक्शन में सेकेंड मार्कर को प्लेस किया और ये जो है थर्ड वंस एक्सिस हमने जेड एक्सिस को कंसिडरेशन किया। अब हम ये वाई जेड के प्लेन में हम जो है ये प्लेन शीट को हम प्लेस्ड कर रहे हैं। अब हमें एक्स के डायरेक्शन में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, तो इसी के डायरेक्शन में जो है हम गॉसियन सरफेस जो कि पैरेललोपाइप रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप हम कंसीडर करके चल रहे हैं। तो चलिए कैलकुलेशन देखते हैं कैसे करने वाले हैं। तो एट फर्स्ट हमें गॉस लॉ लगाने के लिए इस गॉसियन सरफेस से कितने फ्लक्स पास कर रहे होंगे ये चाहिए। तो यहाँ पे अगर गॉस लॉ का एक्सप्रेशन लिखें तो हम यहाँ से लिख सकते हैं फ्लक्स linked with Gaussian surfaces, जिससे कि हो जाएगा फ्लक्स फाई पास करेगा। फाई का एक्सप्रेशन हम अगर टोटल फ्लक्स की बात करें तो E.ds। अब यहाँ आ गया ये सरफेस वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को हम किस तरीके से डिटरमाइन करें, इसका डायरेक्शन क्या होने वाला है। तो ये डायग्राम को अगर आप गौर से देखें, हम अगर इसे सिग्मा को पॉजिटिव जो चार्ज डेंसिटी हमने इस सरफेस पे रखा हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आप आसानी से बोल सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड के लिए हम लिख सकते हैं इधर होगा। सिमिलरली इस साइड के पीछे वाला के लिए नेगेटिव एक्स के डायरेक्शन में होगा, क्योंकि इस प्लेन शीट के कारण अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होना है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर से निकलेंगे। सिमिलरली इधर वाले साइड के लिए इधर से होंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो यहाँ हम बड़ी आसानी से बोल सकते हैं। अब इस पैरेललोपाइप में आप देख रहे होंगे थ्री टाइप का सरफेस होगा। एट फर्स्ट इस सरफेस को S1, S2 और ये चार सिमिलर सरफेस होंगे, इसे हम बोल दिए हैं S3। तो अगर हम एक्सप्रेशन को लिखें तो यहां से लिख सकते हैं EDS1 के कारण प्लस E.DS2 के कारण। सिमिलरली सरफेस 4 टाइम्स है, ऊपर वाला, नीचे वाला और फ्रंट और उसके पीछे, तो 4 टाइम्स EDS3। अब इसका कैलकुलेशन के लिए हमें चाहिए कि डॉट प्रोडक्ट खोलना है तो इसके बीच का एंगल कितना होगा। तो अगर हम एज्यूम करें सरफेस S1 का, तो कुछ इस तरीके से आपको ये सरफेस दिख रहा होगा। इस सरफेस का अगर हम एरिया वेक्टर DS1 वेक्टर बोले तो इसके आउटवर्ड प्लेन के डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है जान रहे हैं आप पॉजिटिव एक्स के डायरेक्शन में है, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है। तो DS वेक्टर और E वेक्टर के बीच बनने वाला एंगल 0 डिग्री है। सिमिलरली अगर आप देखें S2 सरफेस जो है, इसका सरफेस वेक्टर आउटवर्ड नॉर्मल के डायरेक्शन में DS2, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी है नेगेटिव एक्स के डायरेक्शन में, इसके दोनों के बीच बनने वाला एंगल 0 डिग्री। सिमिलरली ऊपर वाला सेक्शन ही ले रहे हैं, इसी के तरह जो सिमिलर 4 सरफेस है, तो आप कुछ इस तरीके से कंसीडर किए हुए हैं। यहाँ पे सरफेस ये S3 है, इसका भी नॉर्मल जो सरफेस वेक्टर है इसके डायरेक्शन में सरफेस एरिया वेक्टर अगर बोले तो सरफेस वेक्टर बोले या एरिया वेक्टर बोले, तो इसके आउटवर्ड नॉर्मल के डायरेक्शन में DS2 वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है पॉजिटिव एक्स या नेगेटिव एक्स के डायरेक्शन में है। तो यहां से अगर आप देखें तो इसके बीच बनने वाला एंगल जो है 90 डिग्री है।
तो चलिए इस एक्सप्रेशन को, इस डॉट प्रोडक्ट को हम एक्सपेंड करने का प्रयास करते हैं। तो EDS1 और इसके बीच में बनने वाला जो एंगल है आप जस्ट देखे 0 डिग्री प्लस EDS2 cos 0 डिग्री। सिमिलरली 4 टाइम्स ऑफ EDS3 cos 90 डिग्री। अब यहाँ पे देख रहे होंगे रेक्टेंगुलर हम पैरेलल पाइप एज्यूम किए हुए हैं, तो ये सरफेस S1 सरफेस और S2 सरफेस जो होगा इसका एरिया जो होगा सेम होगा। हम ये कंसीडर करके चल रहे हैं कि A इसका सरफेस एरिया है, जो कि हम यहाँ पे एज्यूम भी किए हुए हैं। क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है A है। तो चलिए इसे और अच्छे तरीके से जो है सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। EDS1, S1 को हम A बोले हुए हैं, EA cos 0 का वैल्यू 1 प्लस यहां से भी लिख सकते हैं EDS2, S1 और S2 बराबर है किसके बराबर, एरिया A के बराबर, तो EA और प्लस 4 टाइम्स EDS3 और ये देखिए cos 90 का वैल्यू बेसिकली 0 होता है, तो ये वाला टर्म टोटल जो होने वाला है ये 0 हो जाएगा। तो यहां से आप अगर देखें तो फ्लक्स का जो बेसिक यहाँ पे कैलकुलेशन बेसिक डिफिनेशन से फाई इज इक्वल टू ई डॉट ds से जो लिखे हुए हैं फाई इज इक्वल टू 2EA, तो इसे हम इक्वेशन फर्स्ट एज्यूम कर लिए हैं। अब चलिए नेक्स्ट इक्वेशन जो लिखने वाले हैं वो बेसिकली गॉस लॉ के हेल्प से लिखने वाले हैं। अब अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ फ्लक्स जो है हम कैलकुलेट करेंगे अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ बेसिकली क्या होता है, फ्लक्स जो लिंक होता है इस क्लोज सरफेस से। यहां अगर आप डायग्राम में एक बार फिर से देखें तो इस डायग्राम में जो ये क्लोज सरफेस है इससे जो टोटल फ्लक्स पास करेंगे वो इस सरफेस के रिगार्डिंग जितना एरिया, अगर ये एरिया है तो इसका अगर इमेज लें तो ये सरफेस A आएगा, तो इससे कितने चार्ज इनक्लोज्ड हो रहे होंगे इस पैरेलल पाइप से, जो ये इम्पैक्ट जो इस सरफेस पे डाल रहा होगा उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया A है उससे कितना चार्ज एसोसिएट हुए होंगे। तो चलिए लिखते हैं अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ फाई इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इस क्यू इन का वैल्यू को हम कैसे डिस्क्राइब करें, तो चलिए यहाँ पे इस डायग्राम में फिर से आपको मैं लिए चलता हूं। यहाँ पे देख रहे होंगे आप जानते हैं सिग्मा जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है, चलिए इसे साइड कर देते हैं। सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होता है ये Q अपॉन A होता है। यहां से अगर हम Q को कोरिलेट करें तो सिग्मा A होगा। तो चलिए Q इन के जगह पे जो है हम सिग्मा A को पुट कर देते हैं। I इक्वल टू सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इसे हम इक्वेशन सेकेंड एज्यूम कर लेते हैं। इन इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से क्या देखते हैं, LHS का जो क्वांटिटी है ये सेम है, इसे हमने इक्वेशन सेकेंड बोला हुआ है, तो ये सेम है LHS साइड, तो RHS साइड जो होना चाहिए सेम होना चाहिए। EA इक्वल टू सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे एरिया जो है ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां से फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन आया ये सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आया। ये तो बेसिकली मैग्नीट्यूड आया, क्योंकि हम यहाँ जो डॉट प्रोडक्ट को ओपन किए थे यहाँ तो मैग्नीट्यूड लिखे थे। अब हमें जरूरत पड़ जाएगा डायरेक्शन का। तो अगर देखें, अगर ये प्लेन शीट हमने कंसीडर किया हुआ है, ये प्लेन शीट जो मेरा कुछ इस डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ सर्टेन पॉइंट पे जो है हमें मैग्नीट्यूड फाइंड हो गया इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। अब ये सिग्मा अगर पॉजिटिव है तो ये डायरेक्शन जो होगा आउटवर्ड इस प्लेन के होगा, जो यहाँ पे हमने ये प्लेन शीट माना हुआ इससे आउटवर्ड डायरेक्शन होना है, आउटवर्ड नॉर्मल के डायरेक्शन में होना है। अगर ये नेगेटिव चार्ज हुआ तो इनवर्ड के डायरेक्शन में होने वाला है, कुछ इस डायरेक्शन में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ये आएगा। तो इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि होगा तो बेसिकली ये नॉर्मल के ही डायरेक्शन में, इनवर्ड डायरेक्शन हो या आउटवर्ड डायरेक्शन हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर अगर लिखें तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और ये एन कैप बेसिकली नॉर्मल के डायरेक्शन में जो है यूनिट वेक्टर हम लिखे हुए हैं। तो ये फाइनल एक्सप्रेशन आया इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनाइट चार्ज शीट के कारण एट अ कोई सर्टेन रहे
इस एक्सप्रेशन में आप देख रहे होंगे ये जो है डिस्टेंस से फ्री क्वांटिटी आया है। इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड चाहे इस पॉइंट पे बात करें या इससे थोड़ा सा दूर चले जाएं, तो इसका जो बेसिकली अमाउंट होने वाला है ये सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ही होने वाला है, क्योंकि ये डिस्टेंस से फ्री हो गया है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आप अपना फीडबैक कमेंट के थ्रू दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।